today. Good evening, class. I hope all are you good. Today we are discussing about we are already continuing the Contact Act 1972 series of Contact, and today topic is the lawful object and consideration. We will discuss about this topic and we will explore this topic. So let's we start in Hindi. आज हम संविदा विधि के अधिनियम 1872 के क्रमबद्ध श्रृंखला में सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, जिसके क्रम में हमारा आज का टॉपिक है वैध प्रतिफल और वैध उद्देश्य, जो किसी भी पूर्ण संविदा के लिए होना अति आवश्यक है। और संविधा की धारा 10 के तहत जो मेंशन आवश्यक शर्तें हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण शर्त ये भी है जो किसी भी संविदा को बाध्यकारी बनाती है, और किसी भी संविदा का उद्देश्य जो भी होता है वो उसके बिना संविदा शून्य होती है। तो आइए समझते हैं क्या है वैध प्रतिफल और वैध उद्देश्य। प्रतिफल किसी एक पक्ष को प्राप्त होने वाला कोई अधिकार, हित, लाभ या दूसरे पक्ष द्वारा दी गई या झेली गई या ली गई कोई सहनशीलता, हानि या जिम्मेदारी के रूप में परिभाषित किया गया है। सरल शब्दों में प्रतिफल का अर्थ है बदले में कुछ या कुछ, समथिंग इन रिटर्न समथिंग। क्वाड प्रो क्रो, इसका अर्थ है कुछ ऐसा जो कानून की नज़र में कुछ मूल्य रखता हो, वैल्यूएबल हो, जिसकी कानून की नज़र में एक मान्यता हो कि हाँ इस गुड्स की लीगल एंटिटी है। भारतीय संविदा परिभाषा जो दी हुई है वो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 23 में कहा गया है कि किसी अनुबंध के वैध होने के लिए उद्देश्य और प्रतिफल की वैधता होनी चाहिए। उद्देश्य वह उद्देश्य है जिसके लिए पक्ष अनुबंध में प्रवेश करते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के से एक पक्ष दूसरे पक्ष को सहमत प्रतिफल का हस्तांतरण होता है। जैसे ए अपना घर बी को 10,000 रुपये में बेचने के लिए सहमत होता है। यहाँ बी द्वारा 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का वादा ए द्वारा घर बेचने के वादे के लिए प्रतिफल है। ए द्वारा घर बेचने का वादा बी द्वारा 10,000 रुपये का भुगतान करने के बाद वादे के लिए प्रतिफल, ये वैध प्रतिफल है। वैध उद्देश्य और वैध प्रतिफल। अनुबंध कानून में उद्देश्य की वैधता यह निर्धारित करती है कि किसी अनुबंध का प्रतिफल अनुबंध कानून में उद्देश्य की वैधता यह निर्धारित करती है कि किसी अनुबंध का प्रतिफल उद्देश्य कानूनी माने जाते हैं, सिवाय तब जब इन्हें कानून द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया हो। दूसरा, ये स्वभाव से फ्रॉड या विधि के द्वारा इन्हें जो है निषिद्ध घोषित किया गया हो। उद्देश्य और प्रतिफल की प्रकृति ऐसी हो कि कानून के उद्देश्य को पराजित करती हो, या इनमें किसी भी व्यक्ति या संपत्ति को चोट या नुकसान पहुंचाना शामिल है। इन्हें न्यायालय द्वारा अनैतिक माना गया हो, वे सार्वजनिक नीति के विरुद्ध हों। कानून द्वारा निषिद्ध क्या है? फॉरबिडन बाय लॉ। कानून द्वारा निषिद्ध वस्तु किसी या प्रतिफल को वैध नहीं माना जाता। इसे अनुबंध शून्य वस्तु के गैर कानूनी प्रतिफल का अर्थ है गैर कानूनी कार्य जो कानून द्वारा दंडनीय है। उचित प्राधिकार द्वारा अपने नियमों विनियमों के माध्यम से स्वीकृत किए गए कार्यों की वैधता निर्धारित करने के लिए उन पर विचार किया जाता है। हालांकि यदि ये नियम विनियम कानून के अनुरूप नहीं हैं तो वे लागू नहीं होते। कानून द्वारा निषिद्ध प्रावधान किसी अनुबंध को शून्य घोषित कर देता है, लेकिन कभी शून्य अनुबंध अवैध नहीं हो सकते। दूसरा है कि पॉइंट जो है वो एग्रीमेंट विच डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, वह करार जो विधि के उपबंधों को निष्फल कर देता है। अनुबंध का उद्देश्य प्रतिफल कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए, अनुबंध अन्यथा शून्य हो जाएगा। उदाहरण, ए बी के साथ एक अनुबंध करता है जिसके तहत वह बी को भुगतान करने के लिए सहमत होता है। यदि वह सी धन का गमन करता है उसे एक धोखाधड़ी माना जाएगा। यह अनुबंध वैध नहीं है। कपटपूर्ण
कानून उद्देश्य को पराजित करता है। यदि अनुबंध प्रवेश करने का उद्देश्य कानून के किसी भी प्रावधान के विरुद्ध जाना जाता है तो अनुबंध शून्य हो जाएगा। अनुबंध शून्य है यदि अनुबंध का उद्देश्य अवैध कार्य करना, अनुबंध का उद्देश्य स्पष्ट रूप से निहित रूप से कानून द्वारा निषिद्ध है, कानून के प्रावधानों के विरुद्ध जाए बिना अनुबंध को पूरा करना असंभव है। उदाहरण, ए बी के साथ एक अनुबंध करता है जिसके तहत बी वादा करता है कि यदि ए बी के घर में डकैती डालता है तो वह ए के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। यह अनुबंध आईपीसी कानून के प्रावधानों के विरुद्ध है। किसी अन्य व्यक्ति के या संपत्ति को चोट पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना शामिल है। अनुबंध का उद्देश्य किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या किसी अन्य व्यक्ति को पहुंचाना नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। उदाहरण, किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके जीवन पर पुस्तक प्रकाशित करना, ये भी विधि के विरुद्ध कार्य है। संपत्ति का विनाश करना, किसी का लाइसेंस का वायलेट करना, कॉपीराइट का वायलेशन करना। उदाहरण के लिए ए बी के साथ अनुबंध करता है कि जिसके तहत बी को एक राशि भुगतान करने के लिए सहमत होता है। यदि वह शहर के किसी ऐतिहासिक स्थल को नष्ट करता है तो इस अनुबंध में कोई वैध प्रतिफल, वैध उद्देश्य नहीं है, इसे वैध नहीं माना जाता है। कानून के अनुसार अनैतिक में है कि यदि अनुबंध का उद्देश्य प्रतिफल अनैतिक माना जाता है तो अनुबंध को शून्य नहीं माना जाएगा। अनैतिक कार्य जो समाज द्वारा स्वीकृत एवं स्वीकार सामान्य व्यवहार या व्यक्तिगत आचरण के विरुद्ध है। उदाहरण, ए बी को इस शर्त पर पैसे उधार देता है कि बी सी को तलाक देगा और बाद में ए से शादी कर लेगा। अगर बी सी को तलाक नहीं देता तो ए पैसे वापस करने के लिए बी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि ये विधि के विरुद्ध काम है और कॉन्ट्रैक्ट इसका वैलिडेशन नहीं देता है। और ये अनुबंध का जो मूल आधार है उसके भी इथिक्स है, उसके भी अगेंस्ट है और इसे शून्य माना जाएगा। सार्वजनिक नीति के विरुद्ध कार्य, अगर कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है जो मतलब कि वो पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, वो भी जो है कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड नहीं है। व्यवसायिक कानून में वैध वस्तु का अर्थ है कि यह सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक नीति का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति के अधिकारों में कटौती करना नहीं है बल्कि समुदाय के सामान्य कल्याण को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना है। अनुबंध के वे प्रकार जिन्हें सार्वजनिक नीति के विरुद्ध माना जाता है, पहला है किसी ऐसे पक्ष के साथ समझौता करना जो किसी ऐसे देश का हो जिसके साथ भारत के शांतिपूर्ण संबंध नहीं है, उस समझौते को निरर्थक बना देता है। दूसरा पॉइंट है अभियोजन से रोकना, ऐसा अनुबंध जो किसी व्यक्ति को कानूनी सहायता लेने से रोकता है वो भी शून्य माना जाएगा। भरण पोषण और ग्रेच्युटी का भरण पोषण में एक व्यक्ति मुकदमे को जारी रखने का वादा करता है जिसके कोई अन्य निहित स्वार्थ नहीं होता है, और जब कोई व्यक्ति क्षतिपूर्ति या प्राप्त आय के एक हिस्से के बदले में मुकदमे या किसी अन्य पक्ष की सहायता करने के लिए सहमत होता है। सार्वजनिक कार्यालयों में अवैध व्यापार करने के लिए समझौता, एकाधिकार बनाने के लिए समझौता। दूसरा, पुरस्कार के रूप में विवाह में दलाली करने का समझौता। तीसरा, न्यायपालिका या राज्य के अधिकारी को भ्रष्ट तरीके से कार्य करने से प्रेरित करने के लिए कानूनी कार्रवाई में हस्तक्षेप करने के लिए किया गया समझौता। केस है, एक केसला है घेरूलाल पारक बनाम महादेव दास मैया एंड अदर्स 1959 का केस है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी समझौता जो सार्वजनिक नीति के विरुद्ध हो उसे व्यक्ति के लिए हानिकारक समझौता माना जाएगा और उसे शून्य माना जाएगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी इनवैलिड। क्ले बनाम 1856 का दूसरा वाद है, अंग्रेजी न्यायालय ने माना कि प्रत्येक समझौता जिसका उद्देश्य या प्रतिफल गैर कानूनी है वो शून्य होगा। एल बनाम रेस्क 1676 का वाद है, इस मामले में अंग्रेजी न्यायालय ने माना कि समझौते का उद्देश्य हमला करना था जो कि अवैध था। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना था, इसलिए इसे खारिज कर दिया गया और समझौते को शून्य घोषित कर दिया गया। निष्कर्ष है कि किसी समझौते को लागू योग्य बनाने उद्देश्य और विचार की वैधता को महत्व को कम करके आंकना असंभव है। यदि उद्देश्य और विचार कानूनी नहीं है तो समझौता शून्य और निरर्थक है। जागरूक नागरिकों के रूप में हमें यह पहचानना चाहिए कि कानून की अदालत में ऐसे समझौते के तहत हमारे अधिकारों की रक्षा करने हमारे प्रयास तब तक व्यर्थ होंगे जब तक कि हमारा भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 10, 23 और 24 के ढांचे के भीतर फिट नहीं होगा। ऐसे इस तथ्य के कारण ऐसे समझौते को कोई कानूनी आधार नहीं होगा। नतीजतन समझौता करते समय हमें यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए
कि कौन से संविदा जो है वो जिसका उद्देश्य विधि के विरुद्ध नहीं है, किसी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, किसी कोई भी एक्ट जो है इमोरल नहीं है, और वैसे और कोई भी ऐसा करार जो विधि के उपबंधों को निष्फल कर देता हो, वो भी विधि के नज़र में वो वैध उद्देश्य या वैध प्रतिफल नहीं है, या कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फॉरबिडन बाय लॉ हो या विधि द्वारा निषिद्ध हो, वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल अपनी विधिक यूनिवर्सिटी में।